नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम 2024 में एएलपी टेक्नीशियन और जेई के 47 शिफ्ट में सारे सवाल एनसीईआरटी से पूछे गए थे। जो ग्रुप डी का सिलेबस है ना, वो सभी इसमें भी था। आपने अब तक ये टोटल पूछे गए 1500 क्वेश्चंस में से 500 क्वेश्चंस 8 चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में 10 घंटे का। उसके बाद यहाँ पर कुछ बचे हुए चैप्टर हैं, वो अपन इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिलहाल अपन इस वीडियो में देखेंगे हमारे आसपास के पदार्थ, जो केमिस्ट्री का क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है ना, उसके इस पर्टिकुलर चैप्टर से टोटल 62 सवाल पूछे गए हैं। सारे सवाल डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित यहाँ पर देख। वैसे ये सभी 1500 क्वेश्चंस की ईबुक आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कैसे लेनी है डेमो वीडियो भी आप देख लेना। तो फिलहाल अपन देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ क्लास 9th का ये चैप्टर है। इसमें एएलपी से 17 क्वेश्चंस, टेक्नीशियन से 45 क्वेश्चन, जेई में एक भी नहीं आया क्योंकि आरआरबी जेई में सारे सवाल 10th क्लास से आए थे, 9 से नहीं थे, लेकिन ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं ये सभी 62 क्वेश्चंस। तो फिलहाल अपन यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे एएलपी के 17 क्वेश्चंस। प्रत्येक सवाल डिटेल में है, ई बुक आप ले सकते हो। चलिए देखते हैं। बाकी ये वीडियो आप 14 नवंबर से पहले देख रहे हो तो टेक्स्ट बुक पास प्रो पर अभी बेहतरीन डील चल रही है। वैसे पास प्रो की प्राइस आपको 600 रुपये के आसपास मिलती है, लेकिन अभी यहाँ पर ये कुछ आज लास्ट दिन है इस सेल का। तो टीटीजी के कूपन कोड से आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो हाफ प्राइस में। और पास प्रो मैक्स लेंगे जिसमें स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे, वो 439 में, जिसमें आपको एडवांस लेवल के मॉक भी मिलेंगे। बाकी पास प्रो में सारे प्रीवियस ईयर के 2024 के पेपर भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आप देख पाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्रैक्टिस कीजिएगा और ज्वाइन कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से। पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस विलयन की पहचान उसकी गंध से की जाती है? पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है। जल में डिटॉल, ये जो विलयन है ना, इसकी पहचान उसकी गंध से कर सकते हैं कि जल में डिटॉल है। बाकी जल में नमक, जल में चीनी, जल में पोटेशियम परमैंगनेट, इसकी गंध से ये विलयन में है क्या, उसकी पहचान नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिटॉल एक एंटीसेप्टिक, जिसकी एक तीव्र विशिष्ट गंध होती है, जब इसे पानी में घोला जाता है ना, तब भी इसकी गंध बरकरार रहती है, जिसे इसे गंध के आधार पर अपन पहचान सकते हैं। बाकी डिटॉल में होता क्या है, क्लोरोजाइलिनॉल नामक एक रासायनिक पदार्थ है जो उसकी गंध और रोगाणुरोधी गुण का कारण है। अगला सवाल जो एएलपी में पूछा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप शुष्क बर्फ कहते हो, ड्राई आइस कहते हो, इसमें आपको ऊर्ध्वपातन देखने को मिलता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन के लिए जो कंडीशन आपको पूछा है ना, उसमें आपको एक तो दाब का पूछा है, कितना दाब है, तो एक वायुमंडलीय दाब आपको लाना पड़ेगा। और ये क्या करेगा, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडीशन है एक वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब सब्लिमेशन आपको पता है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस डायरेक्टली आपके ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव अवस्था में कन्वर्ट नहीं होता है। इसके लिए दबाव आपको एक वायुमंडल तक घटाना पड़ेगा, नहीं तो ये द्रव अवस्था में गुजर जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचरण कर सकता है? तो ये ऑक्सीजन है, तभी तो पूरे शरीर में संचरण करता है ऑक्सीजन, ये विसरण प्रक्रिया का, क्योंकि इसके छोड़े ऑक्सीजन के कण है ना, वो छोटे होते हैं आकार में। तो आप देखेंगे विसरण सबसे पहले क्या होता है, तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में स्वतः फैल जाते हैं। उच्च से निम्न, ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है तो फिर जहाँ पर कम है वहाँ पर ऑटोमेटिकली कोशिका में चला जाएगा। तो ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं वो छोटे और हल्के होते हैं, इसलिए वो कोशिका झिल्ली के पार आसानी से विसरण कर जाते हैं। अदर विकल्प में प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड है, बहुत बड़े अणु होते हैं जो झिल्ली से विसरण द्वारा नहीं गुजर सकते हैं। तो ऑक्सीजन का कोशिका में प्रवेश और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन इसी विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है? अब देखिए, वाष्पीकरण आपको ज़्यादा करना है तो तापमान कम थोड़ा ही होगा। ज़्यादा तापमान होगा तब वाष्पीकरण की दर है, स्पीड है उसकी बढ़ेगी। ज़्यादा होगा वाष्पीकरण, यानी द्रव है वो गैस में कन्वर्ट होगा। पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। जितना आपका सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उतना ही पानी भाप में कन्वर्ट होगा, वाष्प बनेगा। पवन की चाल में वृद्धि है, हवा की वृद्धि, हवा की स्पीड में वृद्धि भी वाष्पीकरण की दर बढ़ाती है। आर्द्रता में कमी, ये जरूर है, आर्द्रता में कमी, जैसे कि बारिश के मौसम में आपको पता है कपड़े धीरे सूखते हैं, क्यों? क्योंकि उस समय आर्द्रता ज़्यादा होती तो वाष्पीकरण कम होता है। तो आर्द्रता में कमी हो जाएगी, मतलब ज़्यादा नहीं होगी तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। तो वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है, तापमान में
कमी नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। लेकिन अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है, संपीड़ित होती तभी तो ज़्यादा गैस आ पाती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, तो फिक्स गति नहीं होती है, ये जिगजैग गति करते रहते हैं गैसीय अवस्था में कण, और बहुत तीव्र होती है गैस में क्योंकि गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती है, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। उसमें होती है संपीड़ित गैस, ये कथन गलत है क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस को हाई जो प्रेशर है उस पर संपीड़ित करके भरा जाता है ताकि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन कम स्थान में उपलब्ध रहे। तो संपीड़ित गैसें उच्च दाब पर हमेशा लिक्विड या ठोस अवस्था के बिना भी रखी जा सकती हैं। ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होगा? ठोस पदार्थ के तापमान में वृद्धि करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठोस पदार्थ का आकार समान हो रहेगा, बिल्कुल। तापमान ठोस का आकार निश्चित है, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी कणों की तापमान बढ़ने पर, ये आपको पता है। इजी सवाल था, कणों की गति अधिक तीव्र हो जाएगी जिससे ठोस का विस्तार हो जाएगा। इसी कारण आप देखते हो लोहे की जो रेल की पटरी या पुल में विस्तार जोड़ है, एक्सपेंशन जॉइंट छोड़े जाते हैं ताकि वहाँ पर यदि तापमान बढ़े तो उसका विस्तार हो तो वो गैप फिल हो जाए। सभी द्रव और गैसें, अब देखिएगा तरल में क्या आते हैं, ऐसा नहीं केवल लिक्विड आते हैं, गैस भी आते हैं। गैस प्लस द्रव दोनों मिलकर आपका ये फ्लूइड तरल है वो बनाएगा। द्रव और गैसें दोनों ही प्रवाहित होने वाली वस्तु हैं, प्रवाहित होती हैं, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, तो ये तरल पदार्थ में दोनों ही आ जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ताप का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप ये तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है, विसरण की दर है वो तापमान के समानुपाती है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो तेजी से गति करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाएंगे, तो विसरण की दर यहाँ पर बढ़ जाएगी। और आपको पता है विसरण की दर इसीलिए गैसों में सबसे अधिक और ठोसों में धीमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य, द्रव्य का मतलब है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसका आयतन होता है, यानी वो पदार्थ जिसका द्रव्यमान और आयतन होता है वो आपका द्रव्य है। देखिए आप ये समझ रहे होंगे कि द्रव्य और पदार्थ एक ही होते हैं। देखिए पदार्थ अपने आप में द्रव्य है लेकिन शुद्ध रूप है, ठीक है, जैसे कि चीनी। अब यदि मिक्स कर दे चीनी के साथ और तो वो द्रव्य तो कहलाएगा, लेकिन पदार्थ द्रव्य का शुद्ध रूप है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द्रव्य के कण स्थायी होते हैं, द्रव्य के कण स्थायी होते हैं, गुणधर्म नहीं है ये इसका। द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान होता, सभी को पता है, पदार्थ के कण के बीच गैप होता है। द्रव्य के कण निरंतर गतिशील होते हैं, द्रव्य के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये तो तीन प्रॉपर्टी है। लेकिन द्रव्य के कण स्थायी नहीं होते, गतिशील होते हैं। वो द्रव्य के कण हमेशा गति में रहते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनके बीच खाली स्थान होता, परमानेंट नहीं होते, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द्रव्य के तीन प्रमुख रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल और रिक्त स्थान अलग अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रव्यों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? तो द्रव्यों का गुणधर्म देखिए, आपको पता है द्रव्यों का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, जिस भी आप बर्तन में डालेंगे उसका शेप वो ले लेगा। तो द्रव्यों में बहाव होता है और आकार बदलता है, यानी फिक्स नहीं होता है। द्रव्यों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, द्रव पात्र का आकार ले लेते हैं जिस भी बर्तन में डालेंगे। तो ये बोल रहा है कि द्रव्यों का आयतन निश्चित नहीं होता है। तो देखिए जैसे 1 लीटर पानी है, तो 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर क्या है, उसका आयतन है, तो उसका आयतन फिक्स हो गया ना, वो 1 लीटर है। चाहे किसी भी बर्तन में डालेंगे उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, 1 लीटर है तो वो तो फिक्स होता है। उसका आकार है वो चेंज हो जाता है, जिस भी बर्तन में डालेंगे उसका शेप ले लेता है द्रव। लेकिन उसका 1 लीटर है, 500 मिलीलीटर है, उसका आयतन है वो फिक्स होता है। तो द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा। तो द्रव का दाब, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पास्कल लॉ आप कहते हो कि द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचालित होता है, इसलिए जो आप नीचे जाएंगे गहराई में तो वहाँ पर दाब बढ़ जाता है। तो द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचित होता है, ये पास्कल का नियम है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुणों को नहीं दर्शाता है? ये भी एलपी में पूछा है। ठोस पदार्थ के गुण कौन सा नहीं, जैसे कि ठोस पदार्थ है ना, उसकी स्पष्ट सीमा है, आकार उसका निश्चित होता है, स्थिर आयतन होता है, उसकी एक निश्चित आकृति होती है, उसके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है। देखिए ठोस पदार्थ का आकार परिवर्तन करने के लिए आपको वहाँ पर दाब बल लगाना पड़ेगा, तो वो कठिन चीज़ है। तो ये बोलना कठिन नहीं, गलत है। बाह्य बल लगने पर ये अपना आकार बनाए रखते हैं।
तो उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है। मतलब ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है, आयतन होता है, इसके कण एक दूसरे के साथ ज़्यादा आकर्षित समीप होते हैं, मजबूत आकर्षण बल होता है, इसलिए उसका आकार बदलना कठिन होता है, जो स्टेटमेंट में गलत था। अब ठोस पदार्थों को आसानी से आप कंप्रेस नहीं कर सकती हो, क्योंकि उनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, आकर्षण ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से किस घटना में एक ठोस दरों में परिवर्तित हो जाता है? ठोस दरों में परिवर्तन होना कहते हैं आप फ्यूजन। ऊर्ध्वपातन में ठोस गैस में कन्वर्ट होता है, और यहाँ तो ठोसीकरण हो रहा है, यानी वापस ठोस में कन्वर्ट हो रहा है। और निक्षेपण जस्ट उल्टा होता है, आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। ऊर्ध्वपातन में ठोस सीधे गैस में बदलता है, जैसे आप कपूर नौसादर देखते हो, और ठोसकरण में दरो ठोस में बदलता है। निक्षेपण है गैस ठोस में, मतलब ऊर्ध्वपातन का उल्टा होता है निक्षेपण, ये ध्यान देना। यानी गैस डायरेक्टली ठोस में बदल जाए तो उसे आप निक्षेपण कहेंगे। अगला यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, यानी गैप होता है। तो पानी का उबलना, लोहे की कील का टूटना, अगरबत्ती का जलना, पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना। अब पोटेशियम परमैंगनेट है पानी में फिक्स, बिना यहाँ पर एक तरीके से यहाँ इस लेवल पर पानी था और पोटेशियम परमैंगनेट डाला, उसके बावजूद भी इस लेवल पर रहा। क्यों? क्योंकि पदार्थ के कणों के, जो जल के कणों के बीच रिक्त स्थान था ना, वहाँ पर चला गया पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से और पूरे समान रूप से वो फैल गया है। तो ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जब पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल पानी में डाल देते हैं तो इसके कण पानी के अणु के बीच के रिक्त स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। धीरे धीरे ये कण पूरे जल में फैल जाते हैं और जल का रंग समान हो जाता है। ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है, वहां पर वो भर गया है। ये घटना आप कह सकते हो विसरण। सभी पदार्थों में, चाहे वे ठोस हो, दर हो, गैस हो, उसमें रिक्त स्थान जरूर होता है। पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? उसमें गतिज ऊर्जा होती है, तभी तो गतिमान रहते हैं। बिल्कुल इजी सा सवाल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत स्टेटमेंट आपको बताना है, जिसमें एक स्टेटमेंट देखेंगे कि द्रव्य यानी यहाँ पर पदार्थ की बात हो रही है, उसके कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है, चाहे द्रव्य किसी भी प्रकार का हो। अलग अलग द्रव्य, जैसे कि ठोस में आकर्षण बल ज़्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है, लेकिन ये बोलना है कि सभी द्रव्यों के कणों के बीच आकर्षण हमेशा फिक्स रहता है, द्रव्य कोई भी, ये गलत बात है। अलग अलग द्रव्यों पर डिपेंड है कि वो ठोस है, द्रव्य है या फिर गैस है। द्रव्य के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, बिल्कुल सभी कणों के बीच बल होता है, आकर्षण बल। द्रव्यों के कणों के बीच कार्यरत बल इन्हें एक साथ बांधे रखता है। द्रव्यों के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होता है। बिल्कुल करेक्ट है 3 स्टेटमेंट, लेकिन ये वाला सी वाला गलत है। ये डिपेंड करता है कौन सा द्रव्य है। द्रव्यों के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, इसका कारण उसकी गतिज ऊर्जा है। ये सवाल रिपीट हो चुका है आपके एएलपी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों की निरंतर गति के संबंध में सही है? पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यदि हम तापमान कम करते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती नहीं, गतिज ऊर्जा फिर नहीं बढ़ेगी। तापमान में परिवर्तन का कणों की गतिज ऊर्जा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो गलत है। प्रभाव पड़ता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तापमान बढ़ाते हैं तो, ये बोल रहा कम हो जाती है, ये भी गलत है। तो ये वाला डी वाला आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। अब ये तो आपने 17 सवाल देखे एएलपी में पूछे गए। अब नेक्स्ट 45 क्वेश्चन आप देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम से पूछे गए। तो टेक्नीशियन में लगभग हर शिफ्ट में आप 2 सवाल कहेंगे। 23 शिफ्ट में 45 क्वेश्चन पूछे जाना, हर शिफ्ट में इस चैप्टर से 2 सवाल आए हैं। निक्षेपण प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार का अवस्था रूपांतरण होता है? निक्षेपण यानी डिपोजिशन, गैस से ठोस अवस्था, गैस से ठोस अवस्था है वो निक्षेपण, यानी ऊर्ध्वपातन का उल्टा। ऊर्ध्वपातन में ठोस से डायरेक्टली गैस बिना दरों में कन्वर्ट हुए, निक्षेपण में गैस से डायरेक्टली ठोस, ये बिना दरों में कन्वर्ट हुए। ये आपका डिपोजिशन हो जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा, जो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का विपरीत रूप है। जब दाब कितना हो तो CO2 सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो CO2 जो ठोस से गैस यानी ऊर्ध्वपातन हो जाता है। और ये ALP में भी सवाल था, उसमें 2 स्टेटमेंट करके 2 रिक्त स्थान थे। तो यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब है ना, उस केस में CO2 गैस अवस्था में बदलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रिपीट हो रहा सवाल। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं, एक ATM दाब पर सीधे गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। इसे आप सब्लिमेशन कहते हो। ये परिवर्तन तभी संभव होता है जब वायुमंडलीय दाब है वो एक वायुमंडल दाब हो। और अन्य फैक्ट आप देखेंगे तो ये एक ATM दाब पर हो जाएगा। द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन। ये देखिए दोबारा किस टाइप से सवाल घुमाकर पूछा जा रहा है। उसमें पूछा था टेक्नीशियन में कि निक्षेपण क्या है, यहाँ पर पूछ लिया कि डायरेक्टली गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। अब संघनन दे रखा, तो संघनन का मतलब द्रव से गैस में
परिवर्तन। अब संगलन अलग है और कंडेंसेशन अलग है। संगलन है ठोस से द्रव में परिवर्तन, गलन हो जाएगा। पदार्थों की अवस्था पर दाब में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दाब में परिवर्तन, दाब लगाने और ताप घटाने से गैस से द्रवीकृत हो सकती है। यानी गैस को लिक्विड में बदलना है तो आपको दाब बढ़ाना पड़ेगा और उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ये तो सही बात है। ठोस CO2 को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। दाब ज़्यादा होगा तभी उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपन संग्रहित करेंगे। तो कथन दोनों ही यहाँ पर सही है। और बाकी आपको पता तरल गैस है जो LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये भी उच्च दाब पर ही संग्रहित की जाती है ताकि वो गैसीय रूप में फैल न सके। वाष्पीकरण पदार्थ की किस अवस्था में होता है? वाष्पीकरण, देखिए वाष्पीकरण द्रव अवस्था से गैस में बदलना, यानी द्रव अवस्था का वाष्पीकरण होगा। केवल द्रव अवस्था का ही वाष्पीकरण होगा। तापमान बढ़ेगा तो वो जल वाष्प के रूप में गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है? क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर हो सकती है। और वाष्पीकरण होता है ना तब भी ठंडक महसूस होती है। जैसे अपन को पसीना आता है तो उसका वाष्पीकरण होता है, तो पसीना फिर वाष्पीकृत होता है तो अपने साथ गर्मी ले जाता है और पीछे अपन को ठंड महसूस होती है। यही आप देखते हो घड़ों में, मिट्टी के घड़ों में पानी ठंडा रहता है क्योंकि वहाँ पर पानी है, उसमें हॉल छेद से रिश्ता हुआ वाष्पीकृत होता है तो गर्मी को ले जाता है, पीछे ठंडक छोड़ जाता है। पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित है? तो संपीड़ित यानी उसे दबाया जा सकता सबसे अधिक आप गैस को संपीड़ित कर सकते हो। इजी सवाल है। गैसीय अवस्था हाईली कंप्रेसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ की किस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक है? गतिज ऊर्जा सबसे अधिक है गैस की। ये भी बिल्कुल इजी सवाल है, हर कोई कर सकता है। यदि आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा एसीटोन डालें तो क्या होगा? एसीटोन डालेंगे ना तो हथेली में ठंडक का अनुभव होगा क्योंकि एसीटोन उड़ जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। तो वाष्पीकृत होने पर गर्मी अपने साथ लेकर जाएगा, हथेली की गर्मी अपने साथ लेकर जाएगा तो पीछे तो अपन को ठंडक का ही अनुभव होगा ना। तो एसीटोन एक वाष्पशील द्रव है। जब ये हथेली पर डाला जाता तो ये तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। हथेली हाथ की गर्मी पाकर ये इसका वाष्पीकृत हो जाएगा और वाष्पीकरण के लिए एसीटोन को गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता, यानी एसीटोन है जो द्रव अवस्था में है और गुप्त ऊष्मा यानी अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा की आवश्यकता है, यानी द्रव से गैस में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता है ना वो हथेली से आपको मिल जाएगी। हथेली खुद आपका गर्म शरीर है, गर्म रक्त के आप स्तनधारी हो, तो उस केस में वहाँ पर गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में आपकी हथेली से प्राप्त करेगा और वाष्पीकृत होगा तो पीछे ठंडक यहाँ पर महसूस होगी आपको। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग गैस को द्रवित करने के लिए किया जाता है? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मतलब दाब वहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा और तापमान घटाना पड़ेगा। तो दाब बढ़ाना, तापमान घटाना, दाब बढ़ाना, तापमान घटाना, विकल्प डी करेक्ट है। ठीक है। गैस को द्रवित करने के लिए हमें कणों को एक दूसरे के करीब लाना होगा, उसकी गतिज ऊर्जा को कम करना होगा। दाब बढ़ाना कणों को करीब लाता है, तापमान घटाना कणों की गतिज ऊर्जा कम करता है जिससे वे आकर्षित होते हैं। दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है? तो दाब में परिवर्तन करने पर आप दाब बढ़ा रहे हो, उसको संपीड़ित करने की कोशिश कर रहे हो, तो ठोस है ना वो स्थिर आकार के रहते हैं तो उसमें चेंजेस कम होगा, सबसे वो संपीड़ित नहीं होते हैं तो ठोसों में बदलाव कम होगा क्योंकि वो असंपीड़ीय हैं। और गैस में सबसे अधिक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रवों का एक गुण है? लिक्विड जिसका आयतन फिक्स है लेकिन आकार नहीं। तो ठोसों की अपेक्षा द्रवों में आप देखते हो द्रवों का आकार निश्चित होता है, द्रवों का आकार नहीं आयतन फिक्स होता है। आकार तो जिस बर्तन में डालेंगे उसका ले लेगा, तो गलत स्टेटमेंट है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर बिल्कुल ज़्यादा यहाँ पर स्पीड से विस्तृत होते हैं, तो ये करेक्ट है। द्रव कठोर थोड़े ही होते हैं, द्रव का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, ये गलत है क्योंकि आयतन तो निश्चित होता है। द्रव्य, ये द्रव्य यानी बात हो रही है पदार्थ की। द्रव्य के कणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है, ये तो गलत बात है। रिक्त स्थान होता है, कण छोटे होते हैं, आकर्षित करते हैं, गतिशील होते हैं, ये तो सही स्टेटमेंट है। लेकिन बोल रहा रिक्त स्थान नहीं होता, जो गलत बात है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, क्यों? द्रवों की विसरण दर ज़्यादा होती है, उसमें एक तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान ज़्यादा होने के साथ कारण वो फ्रीली मूव कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसलिए वहाँ पर विसरण की दर ज़्यादा होती है। तो द्रव अवस्था फ्रीली मूव कर सकते हैं और ठोसों की तुलना में अधिक रिक्त स्थान के कारण यहाँ पर ये विसरण की दर अधिक होती है। किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब किस दिशा में संचित
होता है। अब तरल में जो दाब लगता है ना, सभी दिशाओं में समान रूप से संचित होता है, यानी सभी दिशाओं में बिना घटे समान रूप से, केवल एक दिशा में, तीन दिशाओं में, दो दिशाओं में नहीं, सभी दिशाओं में लिक्विड जो दरों में दाब है वो हमेशा समान रहता है। ये पास्कल का नियम है। पास्कल का नियम कहता है जब किसी बंद तरल पर दाब लगाया जाता, परिरुद्ध यानी बंद है तरल, तो दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचित होगा। तो तरल पर आप दाब लगाएंगे ना, सभी दरों के प्रत्येक कण पर समान दाब लगेगा। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट में ये काम किया जाता है, पास्कल लो। नेक्स्ट देखते हैं अपन सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बर्फ का गलनांक है? तो बर्फ का गलनांक का मतलब बर्फ का ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने के लिए वो टेम्परेचर मिनिमम कितना चाहिए, 273.15 या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो 273.15 आपको ऐड करना पड़ेगा सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए। तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात वह तापमान जिस पर बर्फ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलती है, केल्विन पैमाने पर ये 273.15 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और बाकी आपको पता है पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी का क्वथनांक गैस में कन्वर्ट होने के लिए दरों का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 373 केल्विन। किसी गैस को किसके द्वारा द्रवित किया जा सकता है? गैस को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको उच्च दाब और निम्न ताप, यानी दाब ज़्यादा लगाना है, तापमान कम करना होगा आपको। यही सिद्धांत होता है रेफ्रिजरेटर और एसी में। यदि सतही क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण की दर, अब सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा कर दिया तो ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तो अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? तो यहाँ पर ठोसों की सीमाएं अस्पष्ट होती, गलत बात है। सो ठोस की सीमाएं है ना, जो भुजा वगैरह सारी निश्चित होती है, उसका आकार फिक्स होता है, तो सीमाएं स्पष्ट होती हैं, अस्पष्ट की बात ही नहीं होगी। ठोसों का आयतन स्थिर होता है, तो पूछा नहीं दर्शाता, ये तो आयतन स्थिर होता है। ठोस का एक निश्चित आकृति होती है, ठोसों में नगण्य संपीड़ितता होती है, बिल्कुल ठोस एकदम आप प्रेशर से दाब नहीं लगा सकते उस पर। ठोसों की सीमाएं अस्पष्ट होती है, गलत बात है, सीमाएं स्पष्ट होती है, उसका आकार स्पष्ट है। गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो विसरण की दर है वो बढ़ जाएगी। गर्म करने पर विसरण तेज हो जाएगा, गर्म करने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और इसका रिजल्ट रहेगा कण अनियमित रूप से तेजी से गति करेंगे तो विसरण की दर बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? पदार्थ के कण है ना, वे आकार में बहुत बड़े होते हैं, ये गलत बात है। पदार्थ के कण छोटे होते हैं, इनके बीच रिक्त स्थान होता है, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं, गलत बात है। और निरंतर गतिशील होते हैं, ये तो पदार्थ के गुण हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को घटाता है? वाष्पीकरण की दर को घटाता मतलब आर्द्रता में वृद्धि। वहाँ पर आर्द्रता है, नमी है, वो बढ़ रही है, जो बारिश के समय आपको देखने को मिलती है, और कपड़े धीरे सूखते हैं क्योंकि वाष्पीकरण कम हो गया। वहाँ पर ऑलरेडी तापमान कम है, आर्द्रता ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, और वायु की और वाष्प को धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी, जो वाष्पीकरण की दर को घटा देती है। और बाकी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने के लिए हवा की गति है, तापमान है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना के कारण गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं? गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो वाष्पीकरण। सूती कपड़ों में है ना क्या होता है, इनके बीच में गैप होता है, छोटे छोटे होल होते हैं, जिसके कारण पसीना वाष्पीकृत हो सकता है। उनमें से शरीर में पसीना आता है, और पसीना जब वाष्पीकृत होगा तो अपने साथ गर्मी ले जाएगा। उड़ने पर गर्मी से ही तो पानी ऊपर उड़ता है, गर्मी ले जाएगा अपने साथ वो, और पीछे ठंडक छोड़ जाएगा। तो यही कारण है, गर्मियों में पसीना आता है और सूती कपड़ों को ये अवशोषित कर लेते हैं और सतह पर लाते हैं, और जहाँ से पसीना वाष्पीकरण द्वारा उड़ जाता है और अपन को ठंडक महसूस होती है। संगलन का मतलब है ठोस से द्रव, और संगनन यानी गैस से द्रव। संगनन करना गैस से द्रव, और संगलन है ठोस से द्रव। तेज धूप वाले दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान पर पानी का छिड़काव करते हैं, क्योंकि अब छत पर आप पानी का छिड़काव कर रहे हो, तेज धूप है, तो तेज धूप है तो छत क्या है, गर्म है। अब पानी का छिड़काव किया तो पानी गर्मी पाकर उड़ेगा, अपने साथ गर्मी लेकर उड़ेगा, और पीछे क्या छोड़ जाएगा, ठंड, और ठंड छोड़ने पर वो छत है वो ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पर वाष्पीकरण हो जाएगा। इसका कारण पानी के वाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा, यानी पानी के वाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा तप्त सतह को ठंडा करने में सहायता करती है। तो यहाँ आप अन्य ऑप्शन देखेंगे ना, जैसे पानी के वाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा तप्त इस सतह को ठंडा करने में सहायता नहीं करती। भाई ठंडा करेगी तभी तो काम आएगा वहाँ पर पानी का छिड़काव, ठंडा करने में सहायता करती। पानी के वाष्पीकरण की कम गुप्त ऊष्मा तप्त सतह को ठंडा करने में सहायता करती।
भाई जब दिन का टेम्परेचर ज़्यादा है तो कम गुप्त ऊष्मा नहीं, अधिक गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पानी के तापमान की अधिक गुप्त ऊष्मा, ध्यान देना। पानी को वाष्प में बदलने के लिए उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। मतलब अवस्था परिवर्तन के लिए उसको लेटेंट गुप्त ऊष्मा चाहिए। अवस्था परिवर्तन मतलब जब पानी छिड़केंगे तो पानी को वाष्प भाप में बदलने के लिए गर्मी चाहिए, गुप्त ऊष्मा। ये ऊष्मा पानी तप्त सतह से अवशोषित करती है। तप्त सतह ऊष्मा खोने के कारण सतह का तापमान घट जाता है। तो पानी की वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा बहुत अधिक होती है, मतलब ज़्यादा गर्मी अवशोषित करेगा ये, यानी ज़्यादा गर्मी। अब पानी आपने कम गुप्त ऊष्मा हुई ना, तो सतह जो आपकी छत है, सरफेस है, तो कम गुप्त ऊष्मा यानी कम ऊष्मा पाकर ही पानी उड़ जाएगा। तो ऊष्मा तो बची रही ना छत पर, छत ठंडा कैसे होगा। अब गुप्त ऊष्मा पानी की ज़्यादा है, तो पानी अपनी अवस्था परिवर्तन करने के लिए वहाँ पर छत से ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त करेगा। उसको अवस्था परिवर्तन, क्योंकि गुप्त ऊष्मा ज़्यादा मतलब अपनी अवस्था दरों से गैस में बदलने के लिए ज़्यादा उसको ऊष्मा चाहिए, ज़्यादा गर्मी चाहिए। वो ज़्यादा गर्मी है वो कहाँ से लेगा, ज़्यादा छत गर्म है ना, उसकी गर्मी को सोखेगा, अवशोषित करेगा, तो वो ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में एक छात्र ने केल्विन इकाई में पानी का तापमान 298 केल्विन देखा। सेल्सियस इकाई में क्या है, केसी माइनस, के सी माइनस करना है, सी के प्लस करना है, के सी माइनस सी के प्लस, ये ध्यान देना। के सी माइनस मतलब केल्विन से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना, तो -273.15 करना है, और सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना है तो +273.15 करना है। यहाँ पर 298 है ना, ये केल्विन है, सेंटीग्रेड के लिए -273 करेंगे, तो 298 से -273 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये आपका 2, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखते हैं यहाँ पर, सामान्य वायुमंडल दाब पर किसी तापमान पर पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पानी को वाष्प में बदलने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए आपको। कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 212 फ़ारेनहाइट। तो ये फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का संबंध F-32/9 बराबर C/5 से आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, जैसे सेंटीग्रेड आप बोल रहे हो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट है, तो C के स्थान पर आप क्या रखेंगे, यदि C के स्थान पर रखेंगे 100, ये 100 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, और F-32 बराबर 9 दूनी 18, 180, F बराबर 180 प्लस 32, तो 180 प्लस 32 कितने होते हैं, 212 नहीं होते हैं क्या, तो 212 ही तो है यहाँ पर फ़ारेनहाइट। इस टाइप से आप ज्ञात कर सकते हो। गर्मियों के मौसम में सूती वस्त्रों को प्राथमिकता दी जाती है, तो आपको अभी बताया था सूती वस्त्र है ना, ये पसीने को अवशोषित करते हैं और फिर वाष्पीकरण में वो सहायक हैं। तो ये सूती वाष्पीकरण के लिए पसीने को वातावरण में नहीं छोड़ पाता, भाई छोड़ पाते तभी तो ठंडक मिलती। सूती पानी का खराब अवशोष, खराब नहीं अच्छा है, सूती पानी का उत्तम अवशोषक है और वाष्पीकरण के लिए पसीने को वातावरण में छोड़ता है। डी करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करता है। स्टेटमेंट देखिएगा, इस कथन के लिए कौन सा विकल्प सही है। गर्म दिनों में पसीना आना आपके शरीर को ठंडा करता है, बिल्कुल पसीना ठंडा करता है। कैसे करता है वो देखिएगा, वाष्पीकरण के कारण। पसीना आने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता है। दिया गया कथन गलत है, कथन तो सही है। पसीना आने से रक्त संचार बढ़ता है और शरीर को ठंडा करता है। पसीने के कारण तेजी से वाष्पीकरण होता है, गर्मी लेकर जाता है, शरीर की सतह से गर्मी को अवशोषित करता है और शरीर को ठंडा करता है। डी एब्सोल्युटली करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्थाओं के बीच एक प्रावस्था परिवर्तन नहीं है। संघनन आपने सुना है, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, लेकिन उत्सर्जन क्या है, ये तो अलग ही टर्म है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी आप सभी को पता है। उत्सर्जन की बात करें तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने से संबंधित है। और अवस्था के बीच जैसे कि आप देखते हो ठोस से द्रव है, संघनन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, ये सभी प्रावस्था परिवर्तन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विकल्प में से कौन से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और उस परिवर्तन से संबंधित उसकी प्रक्रिया को सही ढंग से मेल खाता है। जैसे गैस से द्रव, गैस से द्रव में बदल रहे हो तो फिर संघनन होगा, ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन होगा, ये तो ये बोल रहा है संबंधित उस प्रक्रिया सही ढंग से मेल खाता। यहाँ पर एक्चुअली होगा गलत कौन सा है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और उस परिवर्तन से संबंधित उसकी प्रक्रिया सही ढंग से मेल नहीं खाता है।
तो गैस से दर ऊर्ध्वपातन ये मेल नहीं खाता है। बाकी ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन है, ये आपको पता है। ठोस से डायरेक्टली गैस को आप सब्लिमेशन कहते हो। दरों से गैस यानी लिक्विड गैस में बदल रहा है तो वाष्पीकरण है। गैस से ठोस, बिना दरों में बदले गैस से ठोस ऊर्ध्वपातन का उल्टा निक्षेपण है। तो ये वाला स्टेटमेंट मेल नहीं खाता है, ये गलत है। आप बोल रहे हो गैस से दरों परिवर्तन को संघनन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन नहीं कहते हैं गैस से दरों। हालांकि ये विकल्प गलत मिलान को दर्शाता है, उसे सही उत्तर के रूप में चयनित किया गया। जो ये थोड़ा प्रश्न में त्रुटि हुई है, नीचे हमने मेंशन कर दिया। और एक्चुअली सही है, गैस से दरों संघनन होगा, ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन होगा, दरों से गैस वाष्पीकरण होगा और गैस से ठोस निक्षेपण होगा। ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? ठोस और गैस के कणों के बीच देखिए, गैस रिक्त स्थान, यहाँ पर देखते क्या स्टेटमेंट है। ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक मुक्त रूप से गति करते नहीं, उनके बीच रिक्त स्थान नहीं होता है, तो मुक्त रूप से गैस के कण करते ही, ठोस के नहीं करते। ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक निकटता से संकुलित होते। बिल्कुल, ठोस कण हैं उनके बीच आकर्षण ज़्यादा है, रिक्त स्थान कम है, तो वो निकटता ज़्यादा, ये तो सही है। ठोस कणों में गैस कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, गैस में अधिक गतिज ऊर्जा होती है। ठोस कण गैस कणों की तुलना में विभिन्न तत्वों से बने होते हैं। ये कोई अंतर नहीं हुआ उनके बीच, प्राथमिक अंतर नहीं है। गैस भी विभिन्न तत्वों से हो सकती है, मिश्रण हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? तो गैस का गुण यहाँ पर इसका आकार निश्चित होता है। गैस का आकार फिक्स नहीं होता है, दरों का आकार फिक्स नहीं होता है, आयतन फिक्स होता है। तो गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये उस बर्तन का आकार देती है जिसमें उसे आप रखेंगे। निश्चित आकार तो ठोसों का होता है। गैस बहुत अधिक संपीड्य होती है, उसमें उच्च विसरण दर होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। गैस से दरों और दरों से ठोस में रूपांतरण को क्या कहते हैं? गैस से आप दरों हो कर रहे हो ना, तो वो संघनन होगा, और दरों से ठोस है वो ठोसकरण हो जाएगा। दरों से ठोस है वो यहाँ पर आपका ठोसकरण हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट। गलन तो ठोस से, संगलन तो ठोस से दरों में कन्वर्ट करने को कहते हैं, और गैस से दरों को आप संगनन कहते हो। संगलन तो ठोस से दरों हो जाएगा, वाष्पीकरण दरों से गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है? वाष्पीकरण की दर को दरों का रंग कैसे प्रभावित करता है? वाष्पीकरण यानी दरों को गैस में बदलने के लिए आर्द्रता है, वो यदि ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। दरों का तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। दरों का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। रंग का कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कण अधिकतम बल के साथ एक साथ बंधे होते हैं? तो वो ठोस होगा। ठोस के कणों में रिक्त स्थान कम, तो आकर्षण बल ज़्यादा है, तो लोहे की छड़ी ठोस है, कलम की स्याही जो कि द्रव है, इत्र जो कि गैस फॉर्म में है, पानी जो कि द्रव है। तो ठोस में कण नज़दीक है तो लोहे की छड़ी करेक्ट हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस तापमान पर ठंडा होने पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है? तो द्रव को ठोस में कन्वर्ट करना है, जैसे जल को आप बर्फ में बदलना है, तो वो हिमांक बिंदु पर आपको उसको ठंडा करना पड़ेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दरों का अभिलाक्षणिक गुण है? तो दरों का आयतन है वो निश्चित होता, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, ये इसका अभिलाक्षणिक गुण है। क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर दरों के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को देखिए, एक पॉइंट मैं आपका क्लियर कर देता हूं। एक तो आपका वाष्पीकरण है, एक आप कहते हो उबलना या बॉइलिंग। तो बॉइलिंग है ना, वो क्वथनांक पर डिपेंड करता है। वो क्वथनांक से अधिक ताप होगा, यानी क्वथनांक बिंदु से ज़्यादा थोड़ा भी ताप हुआ ना, दरों उबलने लग जाता है अपने क्वथनांक ताप पर या उससे ज़्यादा ताप पर। लेकिन जब बात करते हैं वाष्पीकरण की, तो वाष्पीकरण में क्वथनांक तक जाना जरूरी नहीं है, उससे कम ताप पर भी पूरा दरों नहीं, जैसे कि पूरा पानी थोड़ा ही भाप वाष्पीकृत होता है, तो उसके ऊपर के कण हैं थोड़े बहुत गर्म होंगे और वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो होता है आपका वाष्पीकरण। जैसे पसीना है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर थोड़ा ही आपका पसीना ऊपर उड़ता है, उसके लिए वाष्पीकरण आपके क्वथनांक से कम ताप पर होता है। दरों का वाष्प में कन्वर्ट होना, एक तो उबलना बॉइलिंग हो जाएगा जो क्वथनांक या उससे ज़्यादा ताप पर होता है, लेकिन क्वथनांक से कम ताप पर दरों का वाष्प में बदलना, आप उसे वाष्पीकरण कहते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करने योग्य है कि सतही परिघटना है जो कि
क्वथनांक है ना उससे नीचे के ताप पर होती है। क्वथन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है जो बॉइलिंग होता है, लेकिन क्वथनांक से कम ताप पर वाष्पीकरण होता है। ठोस पदार्थ के लिए कौन सा कथन सही है? तो ठोस बार बार आ रहा है, आकार फिक्स, स्पष्ट सीमा, निश्चित आयतन, आकार आयतन सब निश्चित होता है, संपीड्य नहीं होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर दर उबलने लगता है वो उसका क्वथनांक है। दरों का उबलने के लिए कम से कम कितना तापमान चाहिए? क्वथनांक तापमान। एक वायुमंडलीय दाब पर दरों उबलने के लिए क्वथनांक और वाष्पीकरण के लिए उससे कम ताप पर, ये ध्यान देना है। तो क्वथनांक वह तापमान जिस पर किसी दरों का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो दरों उबलने लगता है। यानी उसके भाप का दाब, वाष्प का दाब और बाहर का वायुमंडलीय दाब वो यदि इक्वल हो जाए, जिस टेम्परेचर पर वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब इक्वल हो जाएगा ना, तब दरों उबलने लगेगा। तो गलनांक वह तापमान है जिस पर कोई ठोस पिघलकर दरों में परिवर्तित होता है, और क्वथनांक वह तापमान है जिस पर दरों का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाए। निम्नलिखित में से किस परिघटना में ठोस अवस्था दरों अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैसीय अवस्था में? ठोस गैस में ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, नौशादर कपूर वगैरह में, नेप्थलीन में आप देखते हो। इसका उल्टा होता है निक्षेपण, जिसमें गैस से ठोस में कन्वर्ट होना। सीएनजी एलपीजी की फुल फॉर्म आपको पूछा। सीएनजी होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, और एलपीजी है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आप कहते हो। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा, और सीएनजी का मुख्य घटक होता है मिथेन, CH4 होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसको दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। अंतिम सवाल देखते हैं अपन, अंतिम 2-3 सवाल है, ठीक है। और सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पदार्थ की ठोस अवस्था का उदाहरण है? चीनी और स्पंज ठोस है, पानी है ये आपका द्रव है, ये गैस है, तेल द्रव है, चीनी आपका ठोस है, लेकिन दोनों ठोस चाहिए आपको। जूस द्रव है, दूध द्रव है, लेकिन दोनों ठोस आपका चीनी और स्पंज है। वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, ये जैसा कंसेप्ट है। इस टाइप से आपने देखा हमारे आसपास के पदार्थ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से पूछे गए 62 सवाल, जिसमें काफ़ी हद तक आपकी कंसेप्ट है, नया कुछ सीखने को भी मिला होगा। इस प्रकार यहाँ पर अपने 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कोशिश करेंगे इसको जल्द ही 10 से 15 दिन में निपटा दें, पूरे 2024 के पूछे गए सवाल कंसेप्ट सहित। बाकी पूरी ई बुक आप एक साथ ले सकते हो, 1500 क्वेश्चंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एनसीईआरटी की चैप्टर 23 चैप्टर वाइज 9-10 के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिटेल में। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कैसे लेनी है, हमारी वेबसाइट विजिट करनी है toptrendinggk.in/ebook, या फिर आप ऐप में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। टॉप ट्रेंडिंग जी के ऐप इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से, और कूपन कोड वहाँ पर यदि बाई करते हो तो TTG के अप्लाई कर देना। और आपको बता दूं, आप यदि एंड तक ये वीडियो देख रहे हैं, एक स्पेशल कूपन कोड आपके लिए टी ग्राम 25, जहाँ पर 25% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड तक देखने वालों के लिए। तो ये ई बुक आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी एरर आती है तो आप हमें मेल कर सकते हो toptrendinggk@gmail.com। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।